Hey guys, welcome back to my YouTube channel कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलेज लेक्चरर EFM का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पेपर फर्स्ट के लिए फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि हम जानते हैं इस पेपर फर्स्ट के अंदर 5 यूनिट हमें दे रखी थी, है ना। 5 यूनिट दे रखी थी। मैं इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो उसकी आज आपके लिए लेक्चर लेके आई हूँ एंड आई होप यू लाइक इट। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर भी अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर अगर आप मुझे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उसका लेक्चर लेके आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाली हूँ कि पूरे के पूरे जो हमें चैप्टर्स ग्रेजुएशन में दे रखे थे मैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको स्टडी करवाऊँगी, ताकि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। अगर बचेगा नहीं तो हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बिजनेस इकोनॉमिक्स जानते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो वर्ड्स होते हैं अलग अलग। इकोनॉमिक्स जो होती है ये एक ऐसी सोशल साइंस होती है जिसके अंदर हम लोग मैनकाइंड के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी की हम बात करते हैं, हम स्टडी करते हैं उसकी। कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस in which only those activities of mankind are studied which is concerned with earning and spending of money, right। अब इसमें क्या होता है कि अब यही जो स्टडी होती है हम बिजनेस लाइफ में किस तरीके से यूज़ करें वो ही सब्जेक्ट मैटर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सारे के सारे जितने भी दे रखे वो पढ़ सकती हूँ, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सब का मीनिंग तो एक ही निकलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ये डेफिनेशन किसने दी है ये पूछ लेगा कोई। हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि भाई क्या क्या इनमें से किसको किसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये पूछेगा आपसे कि भाई किसने दी थी ये डेफिनेशन एक्सेट्रा। अगर फिर भी कोई इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको करवा दूंगी पक्का। तो हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है may be defined as the integration of economic theory with business practices। जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस दोनों को इंटीग्रेट करने का जो काम है वो हम इसमें करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। गॉट इट। तो इसके अंदर हमने अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है। पहला जो है वो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, दूसरा है फॉरवर्ड प्लानिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग means selecting one out of a set of two alternatives, or forward planning means planning for the future. The problem of selection arises because the supply of factors of production, land, labor, capital and enterprises is scarce or limited. Every factor of production has got more than one use, so in order to achieve a specific objective the बेस्ट ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव हैज़ टू बी चोजन। हमें पता है कि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत स्केर्स लिमिटेड में है, तो हम किस तरीके से उन कम चीज़ों के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आने हैं वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। और फॉरवर्ड प्लानिंग तो हमें देखनी पड़ती है दोनों की वे किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बोथ को साइड बाय साइड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें बोल रखा है ये अलग अलग आपके पास हैं डेफिनेशंस। ये ऐसे बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक मोड्स, कि किस तरीके से हम बिजनेस सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हैं। एक ये हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फर्म एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। और हमें दे रखे हैं द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज टू शो द इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस। इस तरीके से अलग अलग आपको दे रखा है।
बट अगर हम इसका कंक्लूजन निकालना चाहें हम इसे पढ़ सकते हैं, इससे हमारे पास कंक्लूजन इनफ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड डेटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। हम इसका यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ को देखने के लिए। दिस साइंस इज सिचुएटेड इन द बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आई होप ये क्लियर होगा आपके पास। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चीज़ें दे रखी वो आपसे अगर कोई इंपॉर्टेंट हो तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं मेनली ये पॉइंट्स ही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस तो एक फर्म, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें केवल एक यूनिट की स्टडी करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म आर स्टडीड इन इट, नॉट द होल इकोनॉमी। ठीक है। दूसरा है हमारे पास थ्योरी ऑफ फॉर्म और इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द इकोनॉमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक मॉडल्स नोन एज थ्योरी ऑफ फॉर्म आर स्टडीड इन इट। ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये क्या एनालाइज करता है? थ्योरी ऑफ प्रॉफिट विच इज़ द पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स। अदर थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्टडीड इन इट। अब इसमें हमने थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक फर्म का। ठीक है। अगला है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो छोटा लेवल हो गया और मैक्रो क्या हो गया, बड़ा लेवल हो गया। अब बड़ा जो लेवल होता है ना, जो कंट्री का लेवल, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हम छोटे लेवल पे अफेक्ट तो करेगा ही। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ये जो है ये तो हमें करेगी ही माइक्रो इकोनॉमिक पे इफेक्ट। तो इसीलिए इसके अंदर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी रोल होता है। अब है प्रैग्मेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच। अब ये जो है थोड़ा सा हम ढंग से पढ़ेंगे, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये पढ़ना ज़रूरी है। तो द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव, पर ये एक डेटर्मिनेटिव होते, किस तरीके से निकालना है। ठीक है ना। ये हमें डिस्क्राइब नहीं करता है वेरियस वेरिएबल, बट ये डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। In economic theory, different kind of laws are formulated, but a decision about their being right or wrong is not arrived at. ठीक है। हम केवल क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज लेके आते हैं। ठीक है ना। पर हम इसमें ये नहीं देखते वो सही है या गलत है, हम लोग केवल डिटरमाइन करते हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज टेकन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि इन इकोनॉमिक्स व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड इज स्टडीड। हम लोग क्या करते हैं जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, केवल भाई जब इन्वर्स इनका रिलेशनशिप होता है ये वो अब वो सही है या गलत है उसके बारे में चर्चा नहीं करते, बट जो वो लॉ कहता है हम केवल उसके बारे में पढ़ाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कि भाई जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, या वो गुड है या बैड है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। अब है पर्सपेक्टिव नेचर, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है पर्सपेक्टिव नेचर का मतलब ये कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ अ पर्सपेक्टिव नेचर। ये इंडिकेट करता है कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट। हमें जैसे कि द लॉ ऑफ डिमांड इन्फॉर्म्स अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कॉज बाय इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्राइस विदाउट टेलिंग कि ये गुड और बैड है। ठीक है। बट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस आर इवेल्युएटेड एंड नेसेसरी डिसीजन इज टेकन। ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो डिसीजंस होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ के जो डिसीजन होते हैं ये मैनेजरियल लेवल पे लिए जाते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग नेचर का होता है। इसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब है ये बोथ आर्ट्स एंड साइंस है। आर्ट कैसे, आर्ट के अंदर हम लोग साइंस के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और आर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। सो ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है।
therefore it is a science, and it as it studies factual situation, so it is a real science, and at the same time ये ideals for future success and therefore it is a normative science too. It provides method to reach the ideal situation, तो ये एक आर्ट भी है. अब है केस मेथड एंड मोर सुटेबल स्टडी ऑफ business economics is more useful when it is based on case method. case method क्या हुआ? As mentioned earlier, business economics is not a theoretical subject but a practical subject. हम मतलब क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई कर करके देखते हैं इस चीज़ को कि ये हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा. ठीक है ना. बिजनेस इकोनॉमिक्स मस्ट बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनेजमेंट थ्रू केस मेथड, कि किस तरीके से ये बिजनेस पॉलिसी जब हमने ये मेथड अप्लाई किया तो ये असर पड़ा, ये चीज़ देखने का है. अब है ये मोर रिफाइंड सब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब ये बड़ा है, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी आती है, कंप्यूटर्स का भी, ऑपरेशनल रिसर्च, कई अलग अलग चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं. अब अगला टॉपिक जो है, पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है, ये तो मैं ऊपर से ही बताऊंगी, बहुत इजी है. ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग में कि किस तरीके से हमें हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में करने में ऑर्गेनाइज होता है. हेल्पफुल इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन. आगे हमारे पास हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज़, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल की जाए, है ना, ये चीज़ हमें बताता है. क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और कुछ नहीं है हमारा फर्म का एक. हेल्पफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग. उसके बाद हमारे पास मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड प्लानिंग करने वाले हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है अनसर्टेनिटी से कुछ तो मतलब टैकल कर पाएंगे. हेल्पफुल इन फॉरवर्ड प्लानिंग. हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बिजनेस मैनेजर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी हो जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ विद इट. जैसे कि इसके अंदर नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन, लेबर लॉ, इन सब की स्टडी करते हैं. ठीक है. अब इसके हिसाब से ही वो क्या करता है, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस आर टू बी फॉर्मुलेटेड. आई होप ये आपको क्लियर होगा. तो अब है हमारे पास स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कहाँ कहाँ यूज़ की जाएगी, आप खुद सोचिए. डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग देखने के लिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से डिमांड को एनालिसिस की जाए, फोरकास्टिंग का यूज़ किया जाए. ठीक है ना. तो उसके अंदर हम इसका यूज़ लेते हैं. और कहाँ हम इसका यूज़ लेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इसका यूज़ लेंगे. ठीक है. अब कॉस्ट एनालिसिस में यूज़ लेंगे इसका, प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस में यूज़ लेंगे, प्रॉफिट में मैनेजमेंट में यूज़ लेंगे, कैपिटल मैनेजमेंट में यूज़ लेंगे, डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी में यूज़ लेंगे, सेल्स प्रमोशन के लिए, अदर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब ये सब जो हैं इसके, ये सब इसके क्या थे, स्कोप्स थे, जहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं. स्कोप मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली चीज़ होती है. अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ईजी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बढ़ रही हूँ. अब ये जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ग्रेजुएशन में कहा जाता था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से ही मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स. पहले हम इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे. जो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है विद द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरी. ये जो है मेन बॉडीज एंड थ्योरी, अब प्रिंसिपल एंड थ्योरीज है. अब लेकिन इन थ्योरीज को किस तरीके से बिजनेस में या अप्लाई की जाए वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा. इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स इन द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस फॉर्म. ये इसका नेचर हो गया. अब है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज. अब ये क्या है, ये बोथ होता है. इकोनॉमिक्स तो खुद ही कंटेन करती है ना माइक्रो एंड मैक्रो एंड माइक्रो, लेकिन जो बिजनेस होता है, हम एक फर्म की बात कर रहे हैं तो ये किससे कंसर्न होगा, ओनली माइक्रो. ये डिफरेंस हो गया. स्कोप ऑफ स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस फर्म्स ओनली. ठीक है. इसमें हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई नहीं करते, जबकि हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स बोथ. ठीक
ठीक है, ये वाइडर स्कोप है इसका, ये कह सकते हैं हम लोग इसका। फोकस ऑफ स्टडी, इसकी जो मेन फोकस है वो हमारा थ्योरी, प्रॉफिट थ्योरी को पढ़ना, जबकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट आर स्टडीड अलॉन्ग विथ प्रॉफिट। अप्रोच ऑफ स्टडी, इसकी जो अप्रोच है ये इट डज़ नॉट अडॉप्ट इकोनॉमिक मॉडल एज दे आर, ये अडॉप्ट करती है, मॉडिफाई करती है और उसको रीफॉर्मुलेट करती है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल्स को टू सूट द स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इकोनॉमिक्स की थ्योरी को बिजनेस में अप्लाई करना, तो उसके लिए उसको रीफॉर्मुलेट, उसको रिनोवेट, उसको मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग ये जो इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है वो एजम्पशंस को मेक करती है, हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाना, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड जनरेट इकोनॉमिक मॉडल्स। मेथडोलॉजी, इसकी जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इसका ये मेन मकसद होता है, इसका ये मेथड होता है। जबकि ये जो है ये केवल एक थ्योरी है जो अवॉइड करती है मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, सिंप्लीफाई एजम्पशंस टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड थियोरटिकल इशू। ठीक है, अब है प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इसी को ही देखा जाए तो इसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इसकी ज़्यादा, है ना। ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे बेस्ड है। अब है एज, ये एक नया सब्जेक्ट है, ये मच ओल्डर है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, अब किस तरीके से यूज़ होता है इनका, ये चीज़ दे रखी है। मुझे ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं लगता है। और लास्ट है हमारे पास रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन बिजनेस, है ना। बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन बिजनेस, अब बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो है वो किस तरीके से बिजनेस में इसको यूज़ लेता है, तो वो वाली बातें रखी है हमें इसके अंदर। तो इसमें हमें दे रखा है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनालिसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिक फंक्शंस टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं और थॉरो तरीके से आपको ये चीज़ स्टडी कराऊँ। बट मैं आपको केवल उतना बता रही हूँ जो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, मैंने उसको एकदम ज़ोर दे के पढ़ा दिया। जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैं ऊपर ऊपर से, आप खुद बताइएगा कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरी एक एक लाइन पढ़ के सुनानी चाहिए आपको, तो वो भी आप मुझसे बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे वैसे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। क्या होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद डिसाइड कीजिए। पहले तो होगा उसको रीज़नेबल प्रॉफिट मेंटेन रखना होगा, उसका ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सक्सेसफुल फोरकास्टिंग करे, फ्यूचर को समझे, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने की कोशिश करे। ठीक है, अगला है हमारे पास कॉन्टैक्ट विथ सोर्सेज एंड स्पेशलिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी ये भी एक ड्यूटी है कि वो भाई क्या करे कि कांटेक्ट करके रखे कि सोर्सेज जहाँ से उसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या चल रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। हिज पोजीशन इन द फर्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम जो है बहुत इम्प्रेसिवली करे, एडवाइस देता रहे, सजेशन लेता रहे। ठीक है, और बस दैट्स इट गाइस। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा, अब मैं आपके लिए ये वापस एक दिखा रही हूँ मैं आपको। हमने इसमें पढ़ा है मीनिंग एंड डेफिनेशन, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कौन कौन से पढ़े, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक, थ्योरी ऑफ फर्म और इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक टू प्रैग्मेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच, पर्सपेक्टिव नेचर, डिसीजन मेकिंग, और क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग नेचर, बोथ आर्ट एंड साइंस, केस मेथड और मोर रिफाइंड सब्जेक्ट। फिर है हमारे पास इम्पोर्टेंस, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो वो हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, बिजनेस पॉलिसीज, कॉस्ट कंट्रोल, डिमांड फोरकास्टिंग, अनसर्टिनिटीज, फॉरवर्ड प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्कोप कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, स्कोप है डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन प्लानिंग में, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्रॉफिट के मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कैपिटल का मैनेजमेंट, किस तरीके से डिसीजन थ्योरी बनानी है अंडर अनसर्टेनिटी, सेल्स प्रमोशन के लिए और अदर पॉलिसीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
डिफरेंस पढ़ा हमने, जिसमें इसका नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी, स्कोप ऑफ स्टडी, फोकस ऑफ स्टडी, अप्रोच टू स्टडी, मेथोडोलॉजी, ये सब हमने देखा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, तो इसको मैंने आपको बोला कि ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए, ठीक है। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, कि क्या उसका रोल होना चाहिए, उसको एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन करना चाहिए, उसका और भी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उसको सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केट सर्वेज और ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और उसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट, सक्सेसफुल फोरकास्टिंग, कॉन्टैक्ट विथ सोर्सेज एंड स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन एंड हिज पोजीशन इन द फर्म। सो गाइस, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपके सजेशंस या फिर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते चलिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं और बेहतरीन तरीके से किसी ऐप से या किसी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ उस चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म कीजिएगा। मुझे अभी इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो या गाइस, thank you so much.